बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले मैं आपके सामने अहम खबरें हस्बे मामूल रख देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी तफसील। सबसे पहले वही हुआ जिसका मैं आपको बार बार कहता था, इमरान खान की एक झलक ने आग लगा दी। फूलों की बरसात में कौम का महबूब, बख्तरबंद गाड़ियों के जुलूस में इमरान खान के सदके वैसे इन्हें भी फूल मिल गए। खान की अटक जेल से जो अलविदाई मंजर कशी का एक वाक़या, एक अजीब ही मंजर नजर आया, वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ा इम्तहान काजी फाइज का अचानक फैज़ाबाद धरने, लेकिन कांपें टांग गई हैं शायद। गैर जानिबदार हुकूमत कितनी है ये भी बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर आज़म की जो धमकियाँ हैं, 5 दिन के दौरे पे गया, 10 दिन हो गए, मामला हल नहीं हो रहा, वहाँ कर क्या रहा है। उम्मत मुस्लिमा इसराइल को तस्लीम करने के आखिरी मरहल में सऊदी अरब में इसराइली मिनिस्टर हाइम कांस का जो ऑफिशियल दौरा है, उसका मकसद, और प्यूटन का खसूसी मशीर अफगान हुकूमत के साथ फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को में बड़ी अहम मुलाकात हो रही है। और इमरान खान, परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, तीनों को अडियाला जेल रखने का मकसद क्या है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी सरगर्मियाँ बहाल कर रही है, जलसे जुलूस कन्वेंशन मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इमरान रियाज को रिहा होने के बाद कंपनी का बड़ा ख़ास विजिट, ये कौन लोग थे इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आज़म स्वाति समेत साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा, इनके दायमी वारंट, यानी हमेशा के लिए वारंट गिरफ्तारी। और जहाँ पर इमरान खान डीप स्टेट एक्टर्स के साथ लड़ रहा है, वारदात हो रही है, वहाँ अमेरिका में भी इस वक्त जजेस निशाने पे हैं। और कैद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी तादाद कितनी है वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा रकबा, 10 लाख एकड़, ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कौम के महबूब लीडर इमरान खान का जिक्र ज़रूर। ये वो रहनुमा है जो जेल भी जा रहा है तो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसके मुखालिफिन खाना काबा जैसी मुतबरक जगह पे जा रहे हैं तो चोर चोर के, वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, मोहब्बत, जुनून, दीवानगी, हदें क्रॉस हो रही हैं। अटक जेल से खान को जब निकाला गया तो जेल, वहाँ पर जो कैदी मौजूद थे, उनकी हालत ये थी, जरा खान रुखसत हो रहा था तो पहले उन्होंने खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए। जब ये नारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एक कैदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जज्बात में सलाखों से बाहर आने की कोशिश में ज़ख्मी भी हो गए। इमरान खान ने उसके सर पर हाथ फेर के ये भी कहा कि देखो इंशाल्लाह हमारा वक्त करीब है, घबराओ नहीं। लोग रो रहे थे, नारे मार रहे थे, जिस तरह एक आशिक को महबूब से ज़बरदस्ती अलग किया जाए। यकीन करें ये मोहब्बत अब वाकई दीवानगी बन गई है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि जिस खान के सदक़े में इनकी गाड़ियों पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं, इनके और अवाम के दरमियान खान का होना कितना ज़रूरी है। इन्हें अंदाज़ा हो गया होगा ये बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैद खाने, सूलियाँ, ये आशिकों को आज़ादी से नहीं रोक सकती, वरना मंसूर हलाज का कोई नाम भी ना लेता, मंडेला की 27 साल की स्ट्रगल की कोई बात ही ना करता, भगत सिंह हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सबसे बढ़कर मिसूर का शेर टीपू सुल्तान आज भी जिंदा है। और मीर सादक, मीर जाफ़र, उनका इंजाम, उनका जिक्र कैसे होता है वो भी आपको पता है। ये जो फूल आज खान पे फेंक रहे हैं, इन पे भी फेंका करते थे। लेकिन खान अब चूँकि बहादरी और मुज़ाहिमत की एक इस्तारा बन चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कौम ऐसा शुक्र करे एक रहनुमा हमें मिला। जनूबी अफ्रीका के पास मंडेला, क्यूबा के पास चिगोरिया, इंडिया के पास गांधी, भगत सिंह वगैरह। हम एक भांज सरजमीन थे, अरबों के, तुर्कियों पे, अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, इन पे उछलते थे। तुर्की के पास तो बहुत है जिनके वो गीत गाते हैं, लेकिन उस्मान गाजी उनके पास है, तो आज इमरान खान न्याजी पाकिस्तान के पास है। तो एक शख्सियत आपको मिल गई है जो जुल्म के घटाटोप अंधेरे में एक रोशनी की उम्मीद और किरण है। इनका असल में मंसूबा क्या है। ये तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमा, इमरान खान चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शाह महमूद और सदर तहरीक इंसाफ जो है परवेज़ इलाही, इन्हें अडियाला जेल में रखने का करना क्यों चाह रहे, क्यों इकट्ठा किया इन्होंने। इन्हें यकीन था इमरान खान अकेले कभी नहीं इनकी बात मानेगा। जाहिर है इन दोनों के सामने बात रखे शायद कोशिश कर, लेकिन ये बेवकूफ़ है, इन्हें समझ नहीं आ रही। अटक जेल में सजाए मौत की कैदियों वाली काल कोठड़ी में रखा, वहाँ से अडियाला लेके गए, दबाव बढ़ाएंगे शायद मान जाए। 50 दिन अजियत दी, तशद्दुद किया, नहीं तोड़ सके। खान के घर पर हमला किया, 200 मुकदमात किए, उसकी बहनों पर, उसके मुलाजमीन पर, उसके बहनोई, उसके भांजे, उसके वर्कर्स, मतलब कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं टूटा, जीत गया। अवाम को नज़र एक झलक आई, अवाम दीवानी। मैंने आपको कहा था तस्वीर नज़र आई, आज देख लें पूरी दुनिया के अखबारात, सोशल मीडिया पर, हर शख्स की प्रोफाइल पर, जगह जगह इमरान खान की वो एक तस्वीर, हालांकि नज़र भी नहीं आ रही। खान के मुंह पर काला कपड़ा ये डाल कर रहा था, छुप छुपा के चोरों की तरह रात को अंधेरे में। लेकिन दीवाने, परवाने, मस्ताने खान के इश्क में आपको निकल आते हैं। आपको दूसरी तरफ लंदन में इनके महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगी ज्वेलरियाँ, गन, सन ग्लासेस, गुची, अरमानी के बैग, करोड़ों की सर्जरियाँ मुंह पे करवा के, आंखें, बाल, नाक सब बदला के चोर 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 के नारे सुन रहे हैं। ये मोहब्बतें किराए से नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती, सरकारी प्रोटोकॉल से नहीं मिलती, क्योंकि इज्जत जिल्लत का बादशाह वो है। तो खान और उसके चाहने वाले, आपको पता है अब ये वफादार है उसके, जो शाह महमूद कुरैशी, ये नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहे हैं जिन्होंने नहीं किए, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। परवेज़ इलाही कह रहे हैं मर जाऊंगा, खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये तीनों 70 साल की उम्र से ऊपर बुजुर्ग हैं। परवेज़ इलाही तो 78 का है शायद,
نوجوان کہہ رہے ہیں وہ 18 مقدمات، صنم کہتی ہے بنے ہوئے اور مزید بنا دو. ساری زندگی ایک گھریلو لڑکی جس نے شاید تھانے کا منہ باہر سے نہیں دیکھا، موت کی چکی بھی دیکھ چکی ہے. خدیجہ شاہ جیسے لوگ جنہوں نے صرف پولیس کا نام ہی سنا ہوگا، آج ان کے دھکے کھا رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے. لیکن یہ وقت گزر جائے گا، پہلے بھی گزرا ہے، اب بھی گزر جائے گا. یہ وہ ظالم لوگ ہیں، دیکھیں کہ ابھی نندن انہیں اڑانے آیا تھا، اس قیدی کو انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا کر سلوٹ مار کر رخصت کیا. اس ملک میں صحافی عمران ریاض کی آپ تصویر دیکھیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ہے پاکستان سے محبت کرنے والوں کا انجام. عمران ریاض کو انہوں نے رہا کیا، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں ذرا دیکھیں. عمران ریاض گھر گیا، انہوں نے اگلے دن ہی اپنے ٹاؤٹ بھیج دیے. عمران ریاض کے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، آپ کو باقاعدہ طور پر ٹاؤٹ ہے، آپ جانتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح، ان کا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. یہ باقاعدہ کمپنی کے ملازمین ہیں، یہ ڈبل فیس کے دوہرے منافقین. انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ جو باتیں کی وہ آپ کو سب پتہ ہے. یہ دیکھنے آئے تھے عمران ریاض بولنے کے قابل ہے کہ نہیں، یاداشت واپس آ گئی ہے کہ نہیں، ہمارا بتائے گا کہ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے گھر والوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، یاداشت آ جائے گی واپس، زبان واپس آ جائے گی، بولے گا. میرے خیال میں عمران ریاض کی فیملی کو ہوشیار رہنا چاہیے، بالکل دور رکھیں لوگوں سے. جہاں تک زبان اور یاداشت ہے انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئے گی. اور انہیں خطرہ یہ ہے جب وہ بولے گا تو ڈٹ کے بولے، کچھ زبان کی تاثیر ہے. ویسے تو ریڈ لائٹ ایریا میں جو صحافتی طوائفیں ہیں، طوائف تو خیر پھر باعزت ہوتی ہے، مجبور ہو کے کام کرتی ہے. یہ لوگ اپنا کام نہیں کرتے، کسی کا کام. یہ گدھ ہیں جو مردار کا انتظار کرتے ہیں. یہ ارشد شریف کا انتظار کرتے رہے، اس شہید کا. آج اگر وہ واپس آ جاتا یہ وہی کرتے. جمہوریت کی فتح ہے، پاکستان کے ادارے رحم دل ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی، کسی سے مذاکرات ہو گئے، ڈر گیا، بزدل تھا. یہ نہیں پوچھتے بھاگے کیوں ملک سے، چھوڑ کے کیوں گئے، تمہاری زندگی کیوں تنگ کی، کینیا کس نے بھیجا، کون تھا پیچھے، کس نے مارا. عمران ریاض کے معاملے میں بھی ہے، کوئی انصاف کی فتح قرار دے گا، کوئی نواز شریف کو کریڈٹ دے رہا ہے. وہ جاوید چودھری صاحب نواز شریف کو کریڈٹ دے رہے ہیں. وہ شیر افضل نے خیر اس پہ بڑا اچھا جواب دیا، انٹرویو میں نے آج کیا، دیکھیے گا کہ جو اتفاق اسپتال سے 9 سالہ عمار آباد کو انہوں نے نکال دیا، یہ سنگ دل لوگ کیا سفارش کریں گے؟ ان کی تو پوچھنے کی کسی کی عمران ریاض سے جرت نہیں ہے کہ تمہیں کس نے اغوا کیا، 4 مہینے کہاں رکھا. دنیا کا کسی ایک ملک میں نے دیکھا جو لوگ اغوا ہوتے ہیں وہاں عدالتیں ہل جاتی. امریکہ جیسے ملک میں 5 بندوں کے لیے $6 ارب ایران کو دے دیے. ان سے اچھا تو ریمنڈ ڈیوس نکلا، اس کے ساتھ اچھا ہوا. امریکہ میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس سننے والے بھی ججیں ویسے عطاب میں ہیں، وہاں پہ تفتیش کار FBI وہاں پہ بھی انہیں اسی طرح ہراساں کر رہی ہے. مائنڈ سیٹ وہی ہے، وہاں بھی وہی مائنڈ سیٹ، وہیں سے فیڈ لے کے آئے. رجیم چینج کی بات کرنا کیا ہے، ورنہ ان 12 جماعت پاس کا اتنا دماغ نہیں ہے. یہ FBI کا جو مائنڈ سیٹ چل رہا ہے وہی مائنڈ سیٹ. وہ وہاں ججوں کو، وکیلوں کو ٹرمپ کے راستے میں روکنے کے لیے پورا ایک وہ لمبا معاملہ ہے. خیر اس پہ میں نکل جاؤں گا کہیں اور، وہ پھر کبھی تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے. لیکن وہاں بھی اب جج آزاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. اب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے صرف ہم تو 10,000 سمجھتے رہے، وہاں 30,000 سے بھی زیادہ لوگ قید ہیں. اور یہ اب سارے سرکاری جیلوں میں بھی نہیں رکھے گئے، سیف ہاؤسز میں، نجی حکومت خانوں میں، اور ایسی جگہوں میں انہوں نے رکھی جہاں تشدد کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا مال. آپ کو پتہ ہے جیلوں میں جو ہے وہ تو نفسیاتی مریض ہیں، 300 400 بندہ ایک جگہ، رنگ برنگی بیماریاں جیلوں میں پتہ ہوتی ہیں. لیکن وہ لوگ آزادی کے نظریے پہ کھڑے ہیں. انہیں خوف کیا ہے؟ انہیں خوف اس بات کا ہے کہ بہت سی چیزوں سے راز اٹھ جائے گا. یہ نہیں چاہتے کہ وہ تمام راز اٹھے، حالانکہ اب کچھ بچا نہیں جو لٹانے آئے. فیض آباد دھرنے کیس میں پیمرا نے سب سے پہلے گھٹنے ٹیک دیے، نظر ثانی کی فیض آباد سے درخواست واپس لی. اب دیکھیں قاضی فائز صاحب کی عدالت میں یہ فیض آباد دھرنا کیس جس کا خود قاضی فائز نے نوٹس لیا. اب اس فیصلے میں جو نظر ثانی کی درخواست تھی، آپ کو پتہ ہے کس نے دی تھی؟ یہ دی تھی شیخ رشید نے. اندازہ کریں کہ جس نے درخواست دی وہ لاپتہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے قاضی فائز یہ کیس شروع کرے اور ساتھ پوچھے وہ سائل کدھر ہے شیخ رشید، اور پھر کمرہ عدالت میں سارے سیکیورٹی کیمرے چلوا دیں، سب پتہ چل جائے گا. لیکن پتہ نہیں اب قاضی صاحب کے بھی شاید پیر جلتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. جس طرح وہ زبیر عمر کی کاشف کے پروگرام میں دیکھ رہا، ایک کلپ آ گیا، میں تو نہیں خیر دیکھتا ان چیزوں. ٹرائل کا وہ پوچھ رہے تھے کہ باجوہ کا کرو گے، تو پھر چراغوں میں تیل نہیں رہا. قاضی صاحب کو یہ کوئی بتائے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا صرف اس بات پہ اڈیالہ جیل رکھنا ہے یا اٹک جیل رکھنا ہے، صرف 1.5 مہینہ. کیس تو سننا دور کی بات ہے. اعظم سواتی کے انہوں نے دائمی وارنٹ فار ایور، ہمیشہ کے لیے. اس نے ایک ٹویٹ کی جنرل باجوہ کے خلاف. اسی طرح صابر شاکر معید پیرزادہ کے بھی ہمیشہ کے لیے وارنٹ، جہاں ملیں گرفتار کرو. بس جرم کیا کیا انہوں نے پوچھے. اب قاضی صاحب کو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اسد طور کے گھر پہنچے تھے اپنی مسز کو لے کر، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ سوشل میڈیا پر بہت بڑا نیٹ ورک ہے، پل پل کی خبر آپ کو پتہ ملتی ہے. لیکن یہ عمران خان کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے بتاتے ہیں خبریں آپ کو. خان سے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں کسی لالچ، کسی مفاد کو اپنا قیمتی وقت اپنے خاندان بچوں کو چھوڑ کر دن رات کو دیکھے بغیر اس آزادی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں. اور یہی ان کی پریشانی ہے کہ ان چند ہزار لوگوں کو جو دنیا بھر میں انہیں کیسے روکے. سب کچھ کر کے دیکھ لیے، کنٹرول نہیں ہوتے، یہ خبر لگا دیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹاؤٹ پاکستان کو بیچنے میں مصروف.
वही निगरान वज़ीर आज़म 5 दिन के दौरे पे गया था, 10 दिन हो गए। इसे पूछे कर क्या रहा है, ये 2 चीज़ें कर रहा है। एक, मुसलसल पूरी दुनिया को ये प्रोपेगेंडा बता रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन, दहशतगर्द है। और मज़े की बात है, जिन्हें बता रहा है वो हंसते हैं इसके ऊपर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उन्हें खान का तीसरा कैंसर अस्पताल नज़र आ जाता है। उन्हें पता है यूरोप और अमेरिका में जो रफाई लोग काम करें उनकी क्या इज्जत है। हुकूमत टैक्स नहीं लेती, अदालत में चले जाए बताएं रफाई काम करता है, मतलब उसे सज़ा नहीं होती, स्पेशल टिकट मिलते हैं इन लोगों को। इन्हें पता नहीं, ये कह रहे हैं खान दहशतगर्द है। और ये इलेक्शन कमीशन और अदालतें सब कुछ देख रहे हैं, जिस तरह इसके बयानात आ रहे हैं। ये कराएंगे आज़ाद मुनसफाना इलेक्शन, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की वारदात सारी। दूसरा, अमेरिका में रूजवेल्ट होटल बेचना है इन्होंने, PIA का होटल, और PIA का दूसरा भी पेरिस में उसकी निजकारी, मिलियंस ऑफ डॉलर का कमीशन खाना है, बीच में से माल बनाना है अपना, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। ये रिपोर्ट इलेक्शन मैनेज करने कैसे हैं कैसे नहीं करने अमेरिका को देनी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोटिंग तक तो ख़त्म कर दिया, अब EVM जो मशीन थी वो भी मुकम्मल ख़त्म होगी, रूल आ गया इनका। रोशन डिजिटल अकाउंट में आपको पता है जितना पैसा इमरान खान ने जमा करवाया था उन्होंने सारा उड़ा दिया। मईशत तो तबाह हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा भी खा गए। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फालतू भेजना ही नहीं चाहिए। आपकी तनख्वाहों से तेल पानी लगा कर ये अपने आपके प्यारों पर जोर निकालते हैं। मत भेजें ख़ानदान को ज़रूरत से ज़्यादा। 3 अरब रुपया उनके होश ठिकाने आ जाए। अब दूसरा, इसराइल का तस्लीम करने का मामला, ये भी वहाँ बैठा हुआ है निगरान। अब इसराइल का पहला मिनिस्टर पहले ऑफिशियल दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गया। ये बहुत बड़ी डील हो रही है, आपको पता है, सियाहत के नाम पर ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अरब अमारात, बहरीन, मोरक्को तो पहले से इसमें शामिल है। अब सऊदी अरब ने 30 साल के बाद फ़लस्तीन में अपना पहला सफ़ीर भी भेज दिया। अब ये आप देखें, फ़लस्तीन के पास गए, उन्हें बताएंगे खुशहाली आएगी, तुम्हारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। देखो कश्मीर को देखो कैसे हमने वहाँ अरब अमारात ने शामिल किया, और उसमें पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे, देखिए ये भी मान जाएंगे। अरब अमारात ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, वहाँ खुशहाली आना शुरू हुई। कश्मीर के लोगों को कोई शिकायत नहीं, वहाँ पेट्रोल 92 रुपये, यहाँ पता नहीं 380 की तरफ पहुँच गया। पाकिस्तान के हालात देखे वो अफसोस करते हैं। अभी उन्होंने मीर वाइस फारूक का हाल देखा, 4 साल बाद ठीक ठाक। यासीन मलिक के साथ जो सलूक है वो भी उन्हें पता है। लेकिन यहाँ इमरान रियाज का और जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, आज वो लोग कहने पे मजबूर हो गए कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ नहीं जुड़े, और ये कहने पे मजबूर काश हम हिंदुस्तान के साथ रहते। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखें, दिल्ली से 3 गुना बड़ा रकबे का 10 लाख एकड़ इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, 20% मुनाफा बाकी बांट देंगे, क्योंकि इन्हें पता है आने वाले दौर में कहत का खतरा है। आपको पता है ये जो आपको अशियाई खुर्दनोशें नहीं मिलेंगी आपको खाने पीने की, ये अपना पहले से प्लान कर रहे हैं ताकि आम आदमी का जो हो सो हो, ये अपने मामलात दुरुस्त रखें, ये अपना निज़ाम चलाते रहें, इनका दलिया सीमट चलता रहे, बाकी पाकिस्तान जाने और खान जाने ये तो सब बेच के निकल जाएंगे, कोई नहीं जाके। लेकिन ये बताए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ो, अफगानिस्तान की करेंसी जब से उन्होंने टेक ओवर किया है वो सारा नुकसान अपना पूरा कर चुके हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से दुनिया की बेहतरीन करेंसियों में आ गई, उन्होंने अपना कुछ भी नहीं बेचा। उनके चीन के साथ सारे मामला सेट हुए, इनके साथ चीन इनके साथ चला गया दूर। वो मास्को में प्यूटन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगले कई सालों में पेट्रोल डीजल उनको सस्ता तरीन मिलेगा। उनकी मईशत आपके सामने अफगानिस्तान की, आपको देखें हिंदुस्तान को पीछे छोड़ जाएगी, और ये झूठे मुकाबले ही मारते रहेंगे। मईशत की तबाहियाँ बर्बादियाँ उसी तरह जा रही हैं। मैं वो ANP के एमएल वली का सुन रहा था, वो कहते कोर कमांडो गिरफ्तार करो कोयटा के। ये बात अगर कोई और करता उसके इन्होंने लफड़े उतार देने थे। अब वो निगरान वज़ीर आज़म एक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब कर, मैं हैरान हुआ पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच कैसे गया, लेकिन फिर वो मैंने जज हुमायूं दिलावर को देखा, वो भी पहुंचा था लीड्स यूनिवर्सिटी में, तो फिर नज़र आ गया ये वही लोग बुलाते हैं ज़ाहिर है जिनके काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो क्या कह रहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को कड़ी सज़ा दें, और कितनी कड़ी सज़ा देंगे, फांसियों पर चढ़ा दें दिन दिहाड़े। कहते हैं इमरान खान पार्लिमानी सियासत नहीं कर रहा, अपोजिशन लीडर होता आज ही करता। ये इमरान खान से सेल्फी लेने पे 25वें नंबर पे था, मैंने गिने सारे, 25वें नंबर पे था। इस तरह के टाउटों का कुछ महीनों बाद नाम भी नहीं रहता। इनकी इतनी औकात नहीं कि मैं अपना वक्त इन पर ज़ाया करूँ, यकीन करें। लेकिन सियासी मैदान में बहरहाल खौफ का बुत टूट चुका है। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया सियासी मैदान में निकलने का। इनकी सफ़ों में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कारकुन इस वक्त डट के खड़े हैं, जो रहनुमा इस वक्त लेके चल रहे हैं, उनका किरदार बड़ा अहम है। उन्हीं लोगों ने सारे मामलात करने हैं। अभी वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पेशावर का, इरफान सलीम, 9 मई के तमाम केसेस ज़मानत उसने करवा ली, गिरफ्तारी की अपनी, और पार्टी की सारी सरगर्मियाँ बहाल, जलसे मुनक़्क़द, कन्वेंशन से बड़ा फ़र्क पड़ेगा आप देखेंगे। और शुरू खैबर पख्तूनख्वा से ही होगा। अब जिस तरह खान का इन्होंने इस्तकबाल किया, पार्टी ने इलेक्शन की शेड्यूल अनाउंस हुआ, आप देखेंगे लोग किस तरह निकल आएंगे। आप नहीं रोक सकते लोगों को। पार्टी की सफबंदी भी शुरू हो गई है, ज़ाहिर रहनुमा अपने अपने अंदाज में काम भी कर रहे हैं। जल्द इनकी सियासी तहरीक नज़र आएगी एक दफ़ा मामला। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी JUIF को मौलाना साहब इन सबको समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें हम लोग। इनका एक रहनुमा भी वोट मांगने गया, वहाँ लोगों ने उस बेचारे की वो सिकाई की कि वो अब जान बचा के निकला। देखें, डील वो करता है जो डीलर होता है। खान सियासतदान था, रहनुमा बना, मुर्शद के दर्जे पे है। डीलर 21 सितंबर को आने की तैयारी कर रहा है, और अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे
کہ پلیٹیں چڑھی ہیں یا ڈاؤن ہوئی ہیں کہ آنا ہے کہ نہیں آنا. ابھی تک انہیں نہیں سمجھا, اور یقین کریں انہیں خود نہیں پتہ انہیں کہ میں 21 تاریخ کو جہاز میں بیٹھوں گا کہ نہیں بیٹھوں گا. یہ حالات ہے. تو آپ ان لوگوں سے, آپ ان کے جو چاہنے والے ہیں, مجھے ان پہ حیرانگی ہوتی ہے, ان کی عقل پہ. بہرحال اللہ انہیں عقل دے اور پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.